हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनित। दोस्तों आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों यूपी पीसीएस जे मेन एग्जामिनेशन से रिलेटेड मैं आंसर फ्रेमिंग करके ला रहा हूं, जो कि यूपी रेवेन्यू कोड 2006 से है। साथियों आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या जो 4 है सन 2021 में इसके व्यापक तौर पे संशोधन किए गए। उसी संशोधन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं उन सभी क्वेश्चन को लेकर के मैं आ रहा हूँ। साथियों मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ, ये पार्ट सेकंड में लेके आ रहा हूँ। पार्ट फर्स्ट मैंने ऑलरेडी अपने इसी यूट्यूब चैनल पे डील कर रखा है। अगर आपने उसको नहीं वॉच किया तो आप पार्ट फर्स्ट देख लीजिएगा, आपको उसमें रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो साथियों बिना देर किए हम इसको स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं जो भी मैं आंसर फ्रेम कर रहा हूँ वो यूपीएससी के फॉर्मेट पे फ्रेम कर रहा हूँ, और यही यूपीएससी के फॉर्मेट पे आपको भी वहाँ पे आंसर फ्रेम करना होगा जब आप एग्जामिनेशन सेंटर पर जा करके अपना एग्जामिनेशन देंगे। साथियों यहाँ पे मैंने कुछ फॉर्म को भी लिया है, और साथ साथ जो इसके मेन क्वेश्चन बन सकते थे उन क्वेश्चन को भी मैंने यहाँ पे कवर करने का कोशिश किया। देखिए साथियों, ये यूपी पीसीएस जे मेन एग्जामिनेशन आंसर राइटिंग के लिए है, और ये यूपी रेवेन्यू कोड 2006 से रिलेटेड है। इसी के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। अब साथियों आगे देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 में वर्णित सीमा चिन्हों का अनुरक्षण और मरम्मत करने के दायित्व को समझाइए। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, अभी तक तो यही बता रहा है उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के बारे में कह रहा है इसमें वर्णित सीमा चिन्ह, किस चीज़ का सीमा चिन्ह, जो हमारा भूमि होता है, जो हमारा खेती होता है, जो हमारा गाटा संख्या होता है, जो हमारा खसरा होता है, खतौनी होता है, उसका सीमा चिन्ह, और साथ साथ अनुरक्षण के और साथ साथ मरम्मत के दायित्व को समझाने के बारे में इस क्वेश्चन में बात कर रहा है। जब साथियों यहाँ पे आप आंसर को देखेंगे कि किस प्रकार से इसके आंसर को यहाँ पे बनाया गया है, तो आपको ये चीज़ें समझ में आने लगेंगी कि हाँ आंसर क्या कह रहा है आंसर में, प्रत्येक खातेदार से मतलब क्या होता है, खातेदार हम उनको कहते हैं जिनके पास जो अपना जमीन होता है, जिनके पास किसान भाई होता है, जिनके पास अपना खाता का एक संख्या होता है, गाटा संख्या जिसको कहते हैं, वही उसी की बात कर रहा है। प्रत्येक खातेदार अपनी जोत में या उसकी सीमा पर विधि पूर्व निर्मित सीमा चिन्ह का अनुरक्षण और उसकी मरम्मत अपने खर्च पर करने के लिए उत्तरदायी होगा। जैसे आप कभी कभार देखते होंगे कि लोगों के खेत में बाउंड्रीज हुआ करती हैं, उसी बाउंड्रीज के बारे में बात कर रहा है कि अगर आपका अपना खुद का ज़मीन है, अगर आप उस ज़मीन के खातेदार हैं, खातेदार का मतलब ये है कि अगर आपके नाम पे वो ज़मीन है तो आप क्या कर सकते हैं, आप उस ज़मीन की मरम्मत कर सकते हैं, और उस पर जो भी खर्चा हो रहा है उसके अनुरक्षण में, मीन्स कि उस पर कहीं ईंट गाड़ दिया जाता है जिससे पता चलता है कि हाँ ये मेरा ज़मीन है, यहाँ से यहाँ तक मेरा ज़मीन है, इस रकबा से लेकर के इस रकबा के बीच में हमारा ज़मीन आ रहा है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में आप यहाँ पे देख सकते हैं। आगे हम बात करते हैं, प्रत्येक खातेदार कह रहा है कि प्रत्येक खातेदार अपने प्रत्येक भूखंड या खसरा, देखिए यहाँ पे खसरा संख्या होता है। जब हम ज़मीन कभी भी देखते हैं तो हमको खसरा देखना पड़ता है, खतौनी देखना पड़ता है, फिर हमारे पास किसान बही होता है, तमाम चीज़ें होती हैं। जब आप इसको अच्छे से एनालिसिस करेंगे तो उसमें सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो हमारे पास मोटा जो होता है वो खसरा संख्या होता है। खसरा संख्या से हमको पता चल जाता है कि हमारी लैंड जो है वो कहाँ पे है, किस के बीच में है। जैसे कि मान लीजिए इधर रामू का है, इधर श्यामू का है, जैसे कि ये आपने ज़मीन ले लिया, ये आपका ज़मीन है, इधर राम का ज़मीन हो गया, इधर श्याम का ज़मीन हो गया, इधर हनुमान का ज़मीन हो गया, इधर कृष्णा का ज़मीन हो गया, और बीच में आपका ज़मीन है। तो इससे कैसे पता चलता है, जब आप खसरा संख्या देखते हैं तो खसरा संख्या से देख करके पता चलता है अच्छा राइट में इनका ज़मीन है, लेफ्ट में इनका ज़मीन है, साउथ में इनका ज़मीन है। तो इससे आपको पता चल जाता है। ये किससे पता चलता है, ये खसरा संख्या से पता चलता है, गाटा संख्या से हमको ये देखने के बाद पता चलता है। अब आगे देखिए, आगे कह रहा है निर्धारित नियत और अनुरक्षित और उसकी मरम्मत करेगा। ठीक, कौन करेगा, जिसका जमीन है वही उस चीज की मरम्मत करेगा। देखिए आगे कह रहा है, यदि खातेदार की जोत में एक से अधिक खसरा संख्या अथवा भूखंड सम्मिलित है। किसके बारे में बात कर रहा है, अगर खातेदार के खाते में अगर एक से अधिक खसरा संख्या है और भूखंड सम्मिलित है, और यदि खातेदार उपरोक्त नियम के अनुसार अपनी जोत की बाह्य सीमाओं का चिन्हांकन करता है तो इसे इस अध्याय में दिए गए प्रावधानों का वर्णन अनुपात समझाया जाएगा। मीन्स के उसी के अनुपालन में उस चीज़ को बताया जाएगा कि आप इस तरह से कर सकते हैं, उसी के बारे में ये बात कर रहा है। नेक्स्ट कर रहा है, उन मामलों में जहां 2 या 2 से अधिक जोत सटी हुई हैं। जोत सटी हुई का मतलब ये आपका लैंड है, ये जैसे कि मान लीजिए ये लॉ विथ रोनित का लैंड है,
ठीक, इधर राम का लैंड है, इधर श्याम का है, इधर हनुमान का है, इधर कृष्ण का है, तो भाई एक साथ सबकी लैंड तो सटी सटी हुई है ना। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ और सिर्फ मेरा ही यहाँ पे लैंड रहेगा, बाकी लोगों के लैंड को हम यहाँ से हटा सकते हैं, नहीं, ऐसा नहीं कर सकता। वही कह रहा है, जो जोतें सटी हुई होती है, जोत का मतलब होता है जो खेत होती हैं जिसमें हम लोग जोतते हैं, फसल उगाते हैं, वही कह रहा है जो जोत सटी हुई है वहाँ ऐसे जोतों के खातेदार संयुक्त रूप से पृथक पृथक रूप से अपनी अपनी जोतों के सीमा चिन्ह को निर्धारित, नियमित, नियत, अनुरक्षित और उनकी मरम्मत करने के लिए उत्तरदायी होंगे। मीन्स की कहने का तात्पर्य ये है कि अगर जिसका जिसका भी जोत सटा हुआ है एक दूसरे के जोत से, तो आप क्या करेंगे, आप खुद ही लाइबल हैं कि आप खुद ही अपने जोत का क्या कर सकते हैं, मरम्मत कर सकते हैं। आगे देखिए, आगे कह रहा है ग्राम पंचायत अपनी अधिकारिता में स्थित ग्रामों में विधि पूर्वक निर्मित सीमा चिन्हों का, जो विधि पूर्वक जो सीमा चिन्ह निर्मित करके दिया गया है, सीमा चिन्हों का अपने खर्च पर अनुरक्षण और मरम्मत के लिए उत्तरदायी होगा। यहाँ पे खर्च के बारे में बताया जा रहा है कि जो भी चीज़ आप करेंगे अपने लैंड से रिलेटेड, वो सभी के सभी आप क्या करेंगे, आप अपने खर्चे पे करेंगे, आप राज्य सरकार के या केंद्र सरकार के खर्चे पे नहीं करेंगे, क्योंकि ये आपकी जोत भूमि है और आपके बही खाते में ये सारी चीज़ें दर्ज हैं। जो खातेदार के जोत में या उसकी सीमा पर निर्मित सीमा चिन्हों से भिन्न या अलग है, यदि लेखपाल के हल्के में, हल्के का मतलब होता है साथियों क्षेत्र, अगर उनके लेखपाल के किसी भी क्षेत्र में आता है तो लेखपाल के हल्के में विधि पूर्वक निर्मित किसी सीमा चिन्ह को नष्ट किया जाए, किसके देखभाल में किया जाए, विधि पूर्वक, किसके देखभाल में, तो जो लेखपाल होते हैं, लेखपाल के देख रेख में उसको क्या किया जा सकता है, उसको नष्ट किया हटाया जा सके, उसे क्षतिपूर्ति पहुंचाया जाए, तो संबंधित लेखपाल मामले की रिपोर्ट नायब तहसीलदार को तत्काल देने के लिए बाध्य होंगे। अगर विधिपूर्ण तरीके से, मीन्स कि अगर उसको ऑफिशियली हटाना है तो किसके अनुरक्षण में हटाया जा सकता है, किसकी देखरेख में हटाया जा सकता है, तो साथियों ये लेखपाल जो होते हैं, जो खेत की पैमाइश करते हैं, जो खेत को देखते हैं, और वो भी कौन से लेखपाल, किसी भी लेखपाल से नहीं, उनके हल्के में, हल्के का मतलब होता है उनके क्षेत्र के लेखपाल को क्या किया जाएगा, वो चीज़ दिखाया जाएगा, और वो रिपोर्ट किसको देंगे, अगर ये सारी चीज़ों को अगर हटाया जा रहा है तो वो रिपोर्ट किसको देंगे, वो तहसीलदार, कौन से तहसीलदार, नायब तहसीलदार को वो क्या करेंगे, तत्काल इस प्रकार के रिपोर्ट को वो प्रेषित करेंगे। आगे देखिए, कह रहा है नायब तहसीलदार, जो कह रहा है नायब तहसीलदार ऐसे रिपोर्ट के संबंध में जांच करेंगे और अपनी संस्तुति पर उप जिला अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे, और जो भी नायब तहसीलदार को लगता है वो रिपोर्ट देखेंगे, और उनको अगर लगता है कि ये रिपोर्ट ऊपर भेजनी चाहिए तो वो क्या करेंगे, वो अपर जिला अधिकारी, मीन्स की उप जिला अधिकारी एसडीएम साहब को वो अपनी रिपोर्ट क्या करेंगे, भेज देंगे। कौन भेजेगा, तहसीलदार साहब इस तरह से अपनी रिपोर्ट उप जिला अधिकारी को भेज देंगे। तो साथियों इस तरह से आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से आपके आंसर को यहाँ पे कंप्लीट कराया जा रहा है। क्वेश्चन एक बार मैं फिर आपको दिखा देना चाहता हूँ। क्वेश्चन में कह रहा है उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, कह रहा है उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 में वर्णित सीमा चिन्ह, हम लोग किसके बारे में बात कर रहे थे, सीमा चिन्ह का, उसके अनुरक्षण के बारे में, उसके मरम्मत के दायित्व को समझाया गया है कि किस प्रकार से उसमें मरम्मत किया जा सकता है, किस प्रकार से उसके दायित्व को यहाँ पे समझाने का कार्य किया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं साथियों। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं वो एक फॉर्म लेकर के आए हैं, और ये साथियों आपके एग्जामिनेशन में अभी तक तो नहीं आया है, लेकिन इस बार आने की क्या पॉसिबिलिटी है, हम प्रिपेयर्ड हो करके जाएं अपने एग्जामिनेशन के लिए, क्या पता इसी टाइप का क्वेश्चन दे दे, फॉर्म के रूप में ही क्वेश्चन दे दे, क्योंकि 2021 के बाद जो संशोधन हुआ है, संशोधन इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में और भी व्यापक तौर पे किया गया है। तो देखिए यहाँ पे फॉर्म की बात करते हैं। जब साथियों फॉर्म की बात करते हैं तो कौन सा फॉर्म है, ये आरसी प्रपत्र है, आरसी का फॉर्म है। जैसे लोग नहीं कहते हैं कि इनके ज़मीन का चाहे इनके रकबे का क्या हो गया, आरसी कट गया, तो वही आरसी प्रपत्र के बारे में हम बात करते हैं। आप गांव में कभी गए होंगे तो ये आरसी नामक वर्ड जरूर सुने होंगे। ये जो आरसी प्रपत्र दे रहा है ये आरसी के बारे में कि भैया हमारे ज़मीन का आरसी कट गया है, अब क्या किया जाएगा, तो वही आरसी का प्रपत्र है। इसको किस प्रकार से कोर्ट के द्वारा जारी किया जाता है। देखिए कह रहा है धारा 18 सब क्लास 2 के अंतर्गत कलेक्टर द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस सूचना, आरसी को क्या कहते हैं, ये कारण बताओ नोटिस इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों, तो इसको कारण बताओ नोटिस का कहा जाता है कि आप बताइए कि आपके विरुद्ध क्यों ना कार्यवाही की जाए। ये किसके द्वारा निर्गत किया जाता है साथियों, तो ये कलेक्टर के द्वारा किया जा रहा है। कलेक्टर कौन है, तो कलेक्टर वही है जो हमारे रेवेन्यू को क्या करते हैं, वसूलते हैं, जो हमारे रेवेन्यू मैटर से डील करते हैं, जो अगर उन्हीं को हम लोग कलेक्टर साहब कहते हैं। देखिए क्या दे रहा है सेवा में, अब इनका पूरा नाम जिस जिले के रहेंगे उस जिले का पूरा नाम यहाँ पे पूरा विवरण दिया जाएगा। कह रहा है अतः आपसे, यहाँ पे डॉट डॉट दिया है, आपसे मीन्स की जो डीएम साहब हैं वो बता रहे हैं धनराशि विशेष कागज पत्र संपत्ति डॉट 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 श्री किसके लिए दिया जा रहा है,
पदनाम, उनका पदनाम को हस्तांतरित करने का निर्देश दिया गया था, लेकिन संहिता की धारा 18 सब क्लॉज 1 के अंतर्गत जारी आदेश निर्देशित दिनांक, जो दिनांक रहा होगा का आदेश दिनांकित, इस दिनांकित में दी गई अवधि के अंदर आप द्वारा पालन नहीं किया गया है। मीन्स कि आपको कोई भी लेटर दिया गया था, आपने उस लेटर के बिहाफ पे क्या किया है, प्रॉपरली वर्क नहीं किया है। वही कह रहा है कि आपको ये आदेश दिया गया था, लेकिन आपने क्या किया, उस आदेश का पूर्ण रूप से पालन नहीं किया। अब आप बताइए कि उस आदेश का क्यों आपने पालन नहीं किया। आपको एतत् द्वारा नोटिस दी जाती है कि नोटिस के तामील के दिनांक से 1 सप्ताह की अवधि के अंदर कारण बताओ क्यों ना आप इस संहिता की धारा 18 की उपधारा 2 के अंतर्गत सस्ती अधिरोपित किया जाए। कहा जा रहा है कि आपको किसी भी प्रकार का कागज देना था या आपको किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट देना था, किसके समक्ष देना था, तो कलेक्टर साहब के समक्ष देना था या कलेक्टर साहब को प्रेषित करना था, लेकिन आपने सही टाइम पे आपने वो चीज़ कलेक्टर साहब को नहीं प्रेषित किया। तो ये बताइए कि आपके ऊपर क्यों ना इस प्रकार की कार्यवाही की जाए। किसके अंतर्गत की जाएगी, तो उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता अधिनियम 18 धारा 18 की उपधारा 2 के अंतर्गत इस प्रकार की कार्यवाही आपके ऊपर क्यों ना अधिरोपित की जाए। अब आप कारण बताइए कि अगर आपके खिलाफ नहीं अधिरोपित किया जाएगा तो आपने क्यों नहीं, अगर जेन्युइन कारण है तो अच्छी बात है, अगर जेन्युइन कारण नहीं है तो आपके ऊपर कार्यवाही की जाएगी। आगे देखिए, कह रहा है यदि आप, देखिए यहाँ पर देखिए, यदि आप विनिर्दिष्ट अवधि एवं समय के अंदर आपत्ति, अगर आपको लग रहा है कि ये जो आरसी आपके खिलाफ आया है ये गलत तरीके से आरसी दिया गया है, तो आप क्या कर सकते हैं, स्पष्टीकरण नहीं प्रस्तुत करते हैं तो मामले में विनिश्चय किया जाएगा और आपके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित किया जा सकता है। जैसे लग रहा है कि कोर्ट को, मीन्स की कोर्ट का मतलब यहाँ पे ये है कि कलेक्टर साहब को लग रहा है कि आप क्या कर रहे हैं, उस पक्ष से बचना चाह रहे थे, आपको कोर्ट बुला रहा था लेकिन आप कोर्ट के पास पहुंच नहीं पा रहे थे। मीन्स कि कलेक्टर साहब बुला रहे थे, कलेक्टर साहब के पास आप पहुंच नहीं पा रहे थे और आप अपने पक्षों को अच्छे से रख नहीं रहे थे। तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, आपके नाम से आरसी कटेगा और आरसी कटने के बाद भी अगर आप नहीं उपस्थित होते हैं तो क्या किया जाएगा, कोर्ट के द्वारा, मीन्स कि कलेक्टर साहब के द्वारा आपके लिए एक पक्षीय निर्णय दे दिया जाएगा। मीन्स कि एक्स पार्टे डिसीजन जो हम लोग पढ़ते हैं सीपीसी में, वही एक्स पार्टे डिसीजन यहाँ पे क्या किया जाएगा, कलेक्टर साहब के द्वारा प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और आगे कह रहा है मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से दिनांक इतने को जारी किया जाएगा। दिनांक यहाँ पर लिख दिया जाएगा, कलेक्टर साहब के यहाँ पे हस्ताक्षर होंगे और आगे देखिए उनके किस जिले का है उस जिले का नाम लिखा जाएगा और साथ साथ यहाँ पे मुहर भी लगा दिया जाएगा। तो ये रहा फॉर्म, और ये फॉर्म साथियों आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आरसी का फॉर्म है। आरसी का मतलब होता है तामील करने का फॉर्म है। आपको बुलाया गया है कलेक्टर साहब के न्यायालय में, लेकिन आप जाने से क्या कर रहे हैं, बार बार बच रहे हैं, भाग जा रहे हैं। आप बताना नहीं चाहते हैं कि हम, मैं स्पष्ट कारण नहीं देना चाहते हैं कि हम, मैं क्यों नहीं प्रस्तुत हो पा रहा हूं। अगर आप इस प्रकार से अगर कारण नहीं बता पा रहे हैं, अप्रोप्रिएट जो कारण है वो नहीं बता पा रहे हैं, तो क्या किया जा सकता है, यहाँ पे कलेक्टर साहब के द्वारा आरसी पत्र के भेजने के बाद आपके खिलाफ क्या किया जा सकता है, एक पक्षीय डिक्री भी पारित कर दिया जा सकता है। तो ये साथियों फॉर्म था, आपको ये फॉर्म देखना था जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अंतर्गत वसीयत कौन करेगा। अब यहाँ पर साथियों देख लीजिए, वसीयत कौन करेगा या वसीयत करने की योग्यता किसके पास होगी। अब ये किस टाइप के वसीयत की बात कर रहा है, कौन से वसीयत की बात कर रहा है, अब इस वसीयत के बारे में हम यहाँ पे डिटेल में एनालिसिस करेंगे। देखिए साथियों, जब ये वसीयत की बात करते हैं तो ये खास करके एससी और एसटी के वसीयत के बारे में बात कर रहा है। देखिए उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता अधिनियम 2006 संक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधरों को किसी जोत में अपने हित का इच्छा पत्र, मीन्स कि किसी जोत में अपने इच्छा पत्र का, मीन्स कि अपने विल के अनुसार जो वसीयत होता है उसी वसीयत के माध्यम से वसीयत करने का अधिकार प्रदान करता है। कौन ही अधिकार प्रदान करता है, तो साथियों उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता अधिनियम 2006 भी इस टाइप के अधिकार को क्या करता है, प्रदान करता है कि आप अपनी इच्छा के अनुसार क्या कर सकते हैं, अपनी इच्छा बिल भी आप बना सकते हैं। आगे देखिए साथियों क्या कर रहा है, ये आगे कह रहा है कि ये इतना ये भी सुविधा देता है कि आप अपने नाम से क्या कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग आप विल बना सकते हैं। आगे देखिए क्या कह रहा है, अधिकार प्रदान करता है अर्थात असंक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर तथा आसामी वसीयत नहीं कर सकते। मीन्स कि जो असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर हैं और जो आसामी लोग हैं, जो आसामी के अंतर्गत आते हैं, वो वसीयत नहीं कर सकते हैं। अब वो किस प्रकार से वसीयत नहीं कर सकते हैं, कैसे नहीं कर सकते हैं, उन तथ्यों को हम यहाँ पे क्या करेंगे, वाच करेंगे। देखिए साथियों कह रहा है, साफ साफ लिखा है, अनुसूचित जाति का संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर अपने वर्ग में
अगर उसको वसीयत भी करना होगा तो कहाँ करेगा, अपने जाति और अपने धर्म के लोगों के पास ही करेगा। भूमिधर अपने वर्ग में या कलेक्टर की पूर्व आज्ञा से अपने वर्ग के बाहर के लोगों को वसीयत कर सकता है। अगर कोई अनुसूचित जाति का लोग है, अनुसूचित जाति का आदमी है, अगर वो चाहता है कि मैं किसी दूसरे जाति के लोगों के में क्या करूं, अपने प्रॉपर्टी को वेस्ट करूं, अपने प्रॉपर्टी का मैं वसीयत करूं, तो ऐसा वो अपने मन से नहीं कर सकता है। अगर उसको वसीयत करना भी है तो वो क्या करेगा, अपने जाति के लोग को पहले करेगा। और इस प्रकार से नहीं करना चाहता है अपने जाति के लोगों को, तो पहले उसको क्या करना पड़ेगा, पहले उसे कलेक्टर साहब से पूर्व अनुमति लेनी पड़ेगी। और ये अनुमति लेने के बाद ही वो क्या कर सकता है, किसी को अपनी संपत्ति में वेस्ट कर सकता है, किसी को तब जा करके किसी दूसरे को वसीयत कर सकता है। किंतु अनुसूचित जनजाति की संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर केवल अपने वर्ग के लोगों को ही वसीयत कर सकता है। यहाँ पे अनुसूचित जाति की बात कर रहा है और यहाँ पे अनुसूचित जनजाति की बात कर रहा है। ये तो कलेक्टर की पूर्व अनुमति से कर भी सकता है, लेकिन ये लोग जो अनुसूचित जनजाति हैं, जिनको हम लोग ट्राइबल कहते हैं, ये लोग उस प्रकार से नहीं कर सकते हैं। तो आपको देखने के लिए मिल गया कि हाँ, अगर उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोड जो है 2006 का, ये दे तो रहा है कि आप विल कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए बाउंडेशन लगा करके रखा है कि आप इस प्रकार से किसी को भी विल नहीं कर सकते हैं। अगर आप अनुसूचित जाति के हैं तो आप कलेक्टर साहब से पहले पूर्व अनुमति लेंगे, और आप जनजाति के हैं, अनुसूचित जनजाति के हैं, तो आप अपने में ही कर सकते हैं और किसी को आप नहीं कर सकते हैं। आगे देखिए, यदि अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति से संबंधित कोई संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर अपनी भूमि की वसीयत अपने वर्ग के बाहर के लोगों को करना चाहता है, अगर वो चाह रहा है कि मैं अपने वर्ग के बाहर लोगों को, मीन्स कि अपने जाति के बाहर के लोगों का क्या करूं, मैं वसीयत करूं, तो वह कलेक्टर की अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकता है। तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको अनुसूचित जाति से भी संबंधित कोई संक्रमणीय अधिकार वाला, तो उसको भी क्या करना पड़ेगा, उसको भी पहले कलेक्टर साहब से अनुमति लेना पड़ेगा। और कलेक्टर साहब अगर उचित लगता है कलेक्टर साहब को कि नहीं ये क्या कर रहा है, ये जनता के हित में कर रहा है या किसी के भलाई के लिए कर रहा है, तब जब कलेक्टर साहब अपनी अनुमति दे देंगे तभी जा करके वो क्या कर सकता है, इस प्रकार का वो विल और वसीयत बना सकता है। देखिए, अपनी अनुमति देने के पूर्व कलेक्टर उन परिस्थितियों की जाँच करेंगे कि आवेदन ऐसे व्यक्ति को वसीयत क्यों करना चाहता है। पहले तो यहाँ पे कारण देखेंगे कि आखिर में वो जो वसीयत करना चाहता है, जो अनुसूचित जाति का व्यक्ति है या अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति है, वो आखिर में क्यों करना चाहता है। क्या किसी दबाव में तो नहीं ना आके कर रहा है, या फिर किसी प्रकार का उसके ऊपर बर्डन तो नहीं ना दिया जा रहा है कि वो वसीयत करने के लिए इस प्रकार से तैयार है। तो कलेक्टर साहब जो कि जिले का सबसे बड़े अधिकारी होते हैं, उनके द्वारा क्या किया जाता है, वो रेवेन्यू के सबसे बड़े ऑफिसर होते हैं, उनके द्वारा इस चीज़ की जांच की जाती है। जो उसकी जाति का नहीं है तब इस प्रकार का किया जाता है। अगर उसकी जाति का है, अगर वो करना चाहता है तो वो कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब ये दूसरे को करना चाहता है तब इसके लिए दिक्कत है। और देखिए, और कह रहा है, और अज्ञापक आदेश जो स्पीकिंग ऑर्डर होता है द्वारा आवेदन को अनुज्ञात अथवा नामंजूर करेगा। ठीक, ये बात कर रहा है। आगे देखिए, कह रहा है अर्थात कलेक्टर यह देखता है कि कौन सी परिस्थिति है जिसके कारण वसीयतकर्ता अपनी जाति के बाहरी व्यक्ति को वसीयत करना चाहता है। आखिर में कोई ना कोई तो रीज़न होगा, बिना रीज़न के तो कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति का एक टुकड़ा नहीं देना चाहता है। वो तो अपनी संपत्ति का वसीयत करने की बात कर रहा है, वो भी अपनी जाति से, अपनी बिरादरी से अलग के लोगों को। क्या कारण है, इसका कारण कौन देखेगा, कलेक्टर साहब यहाँ पर देखेंगे। वसीयत करने का आदेश कारण सहित देगा या अनुचित है तो आवेदन को नामंजूर करेगा और कारण लिखेगा कि हाँ, आखिर में किस प्रकार से आपने जो आवेदन दिया है उसको हम नहीं मंजूर करते हैं। ये किसके द्वारा किया जाएगा, ये कलेक्टर साहब के द्वारा किया जाएगा। अब देखिए साथियों, कर रहा है उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली 2016 के नियम 99 सब क्लॉज 10 में यह प्रावधान है कि कलेक्टर वसीयत करने की अनुज्ञा दे सकता है। ये बातें कहाँ पे बताई है, अगर इस प्रकार की अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ देता है कि ये कहाँ पे ये बताया गया है, तो साथियों आप सभी को पता होगा कि ये उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली 2016 के अंतर्गत इस टाइप की बातें कही गई है कि कलेक्टर साहब के पास ये अथॉरिटी होती है, कलेक्टर साहब के पास वो पावर होता है कि इस प्रकार की क्या कर सकते हैं, वो अपनी राय दे सकते हैं। राय क्या, वो अपना निर्णय सुनाएंगे। कलेक्टर वसीयत करने की अनुज्ञा दे सकता है यदि उसे यह समाधान हो जाता है कि अनुसूचित जाति का या अनुसूचित जनजाति से संबंधित व्यक्ति के पक्ष में वसीयत संभव नहीं है, तब वो क्या कर सकता है, किसी दूसरे व्यक्ति को इस प्रकार करने के लिए अनुज्ञा दे सकता है। कौन दे सकता है, कलेक्टर साहब इस प्रकार की आज्ञा दे सकते हैं। तो साथियों, इस प्रकार से आपने देखा कि इस प्रकार से जितने भी आपके लिए मैं क्वेश्चन बना करके लेके आया था, उन सभी क्वेश्चन के आंसर को मैंने यहाँ पे फ्रेम कर दिया है। साथियों,
आपको लगता है कि ये सेशन अच्छा है, आपके एग्जामिनेशन के लिए रेलिवेंट है, तो साथियों आप हमें जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि आपको ये सेशन कैसा लग रहा है। साथियों अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो मैं इससे रिलेटेड और भी सेशन आपके लिए लेकर के आऊँगा जो यूपी रेवेन्यू कोड 2006 से रिलेटेड है। और साथियों एक चीज़ और आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, बेल बटन दबाना तो बिल्कुल ना भूलिएगा, जिससे मैं कोई भी लेटेस्ट अपडेट लेकर के आता हूँ तो वो आपको आसानी से मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो को वॉच करने के लिए। थैंक यू।